वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर जो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। और आप सभी को पता है जैसे कि ये चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है, तो आप अगर इस कोर्स की पीडीएफ चाहते हैं, इन सभी के साथ साथ पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं उसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई कीजिए, फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। और भी कई न्यू कोर्स अभी लॉन्च होने वाले हैं, वो सारी अपडेट आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, इसलिए ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके कोर्स से रिलेटेड वहीं पर आपको आसानी से मिलती रहेगी। तो ये होगी आपकी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए। हम लोगों ने इसमें पुर्तगाली कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। अब आगे आज हम लोग डेनिस के बारे में पढ़ेंगे जो डेन आए हैं भारत में, और फ्रांसीसियों के बारे में। इसके बाद कुछ एंग्लो फ्रेंच वॉर होते हैं, उनको भी हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। अंग्रेजों के बाद डेनिस आते हैं 1616 ईस्वी में भारत, और तंजौर जिले का जो ट्रैंकोबार है यहाँ पर इन्होंने 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री भी स्थापित की। इसके बाद बंगाल में सीरमपुर है, यहाँ पर 1676 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित कर ली। 1845 ईस्वी में उन्होंने सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेच दी थी और भारत से वापस भी चले गए। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1731 में, और उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ किया, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा उनका उल्लेख नहीं मिलता है। आगे जो इम्पोर्टेंट आगे की कंपनी पढ़नी है वो है फ्रांसीसी। फ्रांस के सम्राट होते हैं उस समय लुई 14। इनके समय पर प्रसिद्ध मंत्री थे कोलबर्ट। इनके प्रयासों के परिणाम से 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर के द्वीप पे पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश वो स्थापित नहीं कर पाए। दूसरा दल उनका 1667 में चलता है जिसका नायक था फ्रैंको कैरो। इसके साथ इस्फहान का निवासी मरकारा भी था। भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी है वो फ्रैंको कैरो के द्वारा ही स्थापित की जाती है 1668 में सूरत में। तो इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ बन रही है? सूरत में 1668 में। कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। ये जो मरकारा था ये गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लेता है 1669 में, और मसूलीपट्टनम में दूसरी कोठी भी स्थापित करने में ये सफल रहते हैं। फिर 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट संथोम को ले लिया था, लेकिन अगले साल उनका जल सेनापति दिलाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना से पराजित हो गए और डचों को संथोमी उन्हें देना पड़ा। अंग्रेज से समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी भी ले लिया था, पर 1697 में रिकजाविक की संधि होती है, इसके द्वारा इन्हें वापस लौटा भी देते हैं और मार्टिन 1706 तक यहाँ पर गवर्नर रहता है। इसके बाद बंगाल के सूबेदार होते हैं शाइस्ता खां। ये फ्रांसीसियों को एक जगह देते हैं 1674 में, जहाँ 1690 से 92 ईस्वी में इन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी भी बनाई थी। जून 1720 में फ्रांसीसी कंपनी का इंडीज़ को चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनः निर्माण हुआ। तब 1720 और 1742 ईस्वी के बीच लिनो और ड्यूमा इनके बुद्धिमत्तापूर्ण शासन में समृद्धि इनके पास लौट आई थी। फिर फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही और 1739 ईस्वी में कराईकल, इन सभी पर इन्होंने अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। और पौंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया और फ्रांसीसी गवर्नर आता है डुप्ले। इसके समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई और इसी के समय पर आप कुछ युद्ध भी देखेंगे, जैसे कि कर्नाटक का युद्ध आपको पता है।
3 कर्नाटिक वॉर आपको पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन और फ्रांस का ये युद्ध होता है और यहाँ पर भारत में आप देखेंगे कैसे कैसे इन युद्धों के ज़रिए से फ्रांस धीरे धीरे अपनी सत्ता खोता चला जाता है। व्यापार के लिए आए थे और ये सिमट के थोड़ी ही जगह में रह जाते हैं और ब्रिटिश अपने आप को बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण था और किस संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न ध्यान में रखना है कैसे पूछा जाता है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसी में ही ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध या फिर एलस एपल की संधि करके दे दिया जाएगा और डेट आपको याद रखनी होती है जिससे आप क्रोनोलॉजी में अरेंज कर पाएँ। तो इसी तरह कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध होता है वो 1746 से 1748 एडी तक होता है। इसको बहुत बार मैं शॉर्ट्स में भी और पिछले वीडियोस में भी कंप्लीट करा चुकी हूँ, क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको उसी तरह आप याद करेंगे। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपको याद रखना है 1746 से 1748 तक होता है। और ये देखेंगे हुआ क्यों, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था जिससे प्रभावित होकर के ये भारत में भी स्टार्ट होता है। तो ये जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था शुरू तो होता है 1740 ईस्वी में, क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे और भारत में भी इस विरोध का असर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना इनके बीच में 1746 में युद्ध प्रारंभ हुआ। वैसे तो युद्ध की जो पहल थी वो अंग्रेजों की तरफ से हुई थी। इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध में आपको सेंट थोमे का युद्ध भी याद रखना है जो कि 1748 में होता है। यह युद्ध होता है फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य। झगड़ा फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास की विजय पर हुआ था, जिसका परिणाम था कि फ्रांसीसियों के पक्ष में हुआ, क्योंकि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने महफूज खां के नेतृत्व में लड़ रही भारतीय सेना को अदमान नदी पर सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित कर दिया था। और जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध है वो 1740 में आरंभ हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए यही उत्तरदायी था। अब देखिए यूरोप में हो जाती है 1748 में एलस एपल की संधि और उसके द्वारा वहाँ पर संधि हुई, वहाँ पे युद्ध समाप्त हुआ, तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ और संधि में निश्चित की गई शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों ने जो मद्रास को जीता था वो अंग्रेजों को वापस कर दिया था। यहाँ पर आप जो संक्षिप्त में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक को और डिटेल में आपको पढ़ना है या फिर इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आप जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और PDF या फिर कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपने देख लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फिर से अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगते हैं और इस कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की जो नींव है वो भारत में ही एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता के कारण रखी गई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी भारत में दीर्घावधि तक शांति स्थापित नहीं रही थी और 1748 में दक्कन के मुगल गवर्नर और हैदराबाद के अर्ध स्वतंत्र नवाब थे निज़ाम उल मुल्क, इनकी मृत्यु हो गई। तो निज़ाम की जब मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों इस बात पर अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे थे कि उनका कोई जानने वाला या फिर वो जिसे चाहते हैं उसको गद्दी पर बैठा है, जिसके कारण फिर से विवाद शुरू हो जाता है और फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्लेक्स होता है, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफलतापूर्वक फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर चुका था, अब उसने अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय राजवंशी विवादों में दखल देना शुरू किया और दखल देकर दक्षिण भारत में अपनी शक्ति और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास भी किया। परिणाम स्वरूप दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है। 1749 से 1754 तक चलता है और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति और भी मजबूत इससे कर ली। इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपको अंबूर का युद्ध याद रखना है जो कि 1749 ईस्वी में हुआ था। ये मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी संयुक्त सेना होती है इनकी, और इन्होंने 1749 में अंबूर के युद्ध अर्थात वेल्लोर के पास ये जगह है, इसमें अनवरुद्दीन को पराजित भी किया और उसकी हत्या भी कर दी। नवाब तो युद्ध में मारा गया और अपने पुत्र मोहम्मद अली को नवाब की दावेदारी हेतु वारिस के रूप में छोड़ गया। अब मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के निज़ाम और दक्कन के सूबेदार के रूप में पदारूढ़ किया गया और डुप्लेक्स को कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित सभी मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया। पुदुचेरी के आसपास क्षेत्र में उड़ीसा तक मसूलीपट्टनम सहित पर भी कुछ क्षेत्र अब फ्रांसीसियों के पास आ गए थे।
लेकिन कुछ ही महीने बाद आप देखेंगे मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी जाती है और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग के चाचा जो सलावत जंग होता है इसको निज़ाम के रूप में फिर से पदारूढ़ कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव इसने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम ब्रिटिश प्रशासक के रूप में तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली को प्रभावी सहायता प्रदान करने में विफल रहा। इसके पश्चात भी उसके समक्ष मद्रास के गवर्नर सॉन्डर्स पर डायवर्जन आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। उसने तिरुचिरापल्ली पर सैन्य दबाव को हटाने के लिए अरकाट इस पर अचानक छापा मार आक्रमण का सुझाव दिया और इसी की वजह से अंग्रेज जीत भी जाते हैं। कई युद्ध लड़ने के पश्चात मोहम्मद अली इसने चंदा साहिब की हत्या कर दी और बाद में कर्नाटक का ये नवाब बन जाता है। अब इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो होती पौंडीचेरी की संधि से। तो पहला जो कर्नाटक वॉर होता है उस युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्सला-सैपल की संधि से, ठीक है। जो ये दूसरा युद्ध हो रहा है द्वितीय कर्नाटक वॉर, इसकी जो संधि होती है पौंडीचेरी की संधि, इससे युद्ध समाप्त हो जाता है 1755 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा जो दी गई उपाधियां थी इनको त्याग दिया था तथा भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा भी किया। दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए थे और इस संधि में यह भी व्यवस्था कर दी गई थी कि बुस्सी हैदराबाद में ही रहेगा। और इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि इसके बाद डुप्ले जो है वो चला जाता है भारत से। उसके स्थान पर आप देखेंगे ये संधि होती पौंडीचेरी की संधि, जिसके जरिए से वापस जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बुस्सी हैदराबाद में रह जाता है और जो गोडेहू है वो हस्ताक्षर करता है जो ये संधि होती है। इस प्रकार जो कर्नाटक का युद्ध होता है इस दूसरे दौर में भी अनिश्चित रह जाता है, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हो जाती है। उनका प्रत्याशी जो था मोहम्मद अली वो कर्नाटक का नवाब बन जाता है। और हैदराबाद में तो अभी भी फ्रांसीसियों की अवस्था सुदृढ़ रहती है, क्योंकि उन्होंने जिसे सूबेदार बनाया था सलावत जंग, उससे उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लौर, राजमुंद्री और चिकाकोल उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों का युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी स्टार्ट होता है 1756 ईस्वी में और 1763 ईस्वी तक रहता है। ये जो पौंडीचेरी की संधि हुई थी अस्थायी थी, इसका अनुसमर्थन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है 1756 ईस्वी में ही यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिससे पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसी फिर एक दूसरे के विरोध में आ जाते। जैसे वहाँ युद्ध शुरू होता था यहाँ भी आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। तो 1757 ईस्वी में एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना ये शुरू कर देते हैं। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने तिरुचिरापल्ली को लेने में असफल प्रयत्न किया, परंतु कर्नाटक के अधिकांश भागों पर उनका अधिकार हो गया। फिर 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार तथा पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर भी अधिकार कर लिया था। और जो ये युद्ध का वास्तविक आरंभ है वो 1758 ईस्वी में होता है और तब होता है जब फ्रांसीसी सरकार इसने काउंट डी लाली को भारत के साथ के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों के सैनिक और असैनिक अधिकारों से युक्त अधिकारी नियुक्त किया था। अब ये जो काउंट डी लाली है इसने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया था। इसके पश्चात मद्रास को घेर लिया, लेकिन अंग्रेजी नौसेना आने के कारण उसे घेरा फिर से उठाना पड़ जाता है। 22 जनवरी 1760 को ये तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है वॉन्डीवॉर्स का युद्ध, इसमें वो निर्णायक साबित हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और ये तमिलनाडु के वॉन्डीवॉर्स जगह पर है ये क्षेत्र जहाँ पर ये युद्ध होता है। अंग्रेज जनरल आयरकूट होता है, इसने काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली जो फ्रांसीसी सेना इसको बुरी तरह से पराजित कर दिया था और मार्किस डी जो बुस्सी था इसको बंदी बना लिया था। 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण किए जाने से पूर्व 8 महीने तक लली द्वारा वीरतापूर्वक पुदुचेरी की रक्षा भी की जाती है। धीरे धीरे ये पुदुचेरी जिंजी और माहे पर भी अपना वर्चस्व खो देते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे जो फ्रांसीसी शक्ति है वो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। लाली को युद्धबंदी के रूप में लंदन ले जाने के बाद इसे फ्रांस के सुपुर्द कर दिया गया था, वहां इसे कैद किया गया और इसको मृत्यु दंड दिया गया 1766 ईस्वी में। फिर पेरिस की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति की जाती है 1763 ईस्वी में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस संधि के हस्ताक्षर होते ही 1763 एडी में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है और इसी संधि के साथ भारत में भी जो फ्रांसीसियों का जो कारखाने थे फ्रांसीसियों के भारत में वो भी वापस किए जाते हैं। लेकिन उनकी ना तो वो किलेबंदी कर सकते थे, ना तो वहाँ पर सैनिक डेरा डाल सकते थे। फ्रांसीसी अब केवल व्यापारिक कार्य कर सकते थे।
तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था ये इनके लिए निर्णायक साबित होता है। इस युद्ध में पराजय के बाद भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के सारे अवसर अब नष्ट हो गए थे और केवल ही ये व्यापारी रह गए थे। तो आपने तीनों कर्नाटक वॉर पढ़ लिए हैं आज की इस क्लास में। इनको आप क्रोनोलॉजी में अगर लगाने को आएगा तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन तीनों युद्धों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इनकी डेट याद कर लीजिए, डेट के साथ साथ कौन सी संधि हुई, किस संधि के द्वारा समाप्त हुए, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट के फॉर्म में तीनों युद्ध लिखिए, उनकी डेट लिखिए, सामने संधि लिख दीजिए, ठीक है। उनमें जो महत्वपूर्ण युद्ध हो गए जैसे कि वॉन्डीवॉर्स का युद्ध अभी आपने पढ़ा, तो क्या करेंगे, इसकी डेट लिख देंगे उसके सामने। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई अदर डाउट्स हैं वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्ले स्टोर पर जाइए और आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वहाँ पर आपको सारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वो मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन रह गया हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।